नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत ही गंभीर बात आपके साथ हम करना चाहते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, ग़ज़वा-ए हिंद। इसके बारे में शायद किसी टीवी की बहस में आपने किसी को बोलते सुना हो इसके बारे में। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें, कुछ ऐसे हैरान करने वाले सबूत और कुछ ऐसे सनसनीखेज तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको भी यह सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे देश में आखिर किस सोच के लोग मौजूद हैं। हमारे आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में केवल सोचते नहीं हैं, इसे मानते भरी नहीं हैं, बल्कि इस पर काम भी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है भारत पर इस्लामिक कब्जा, ग़ज़वा-ए हिंद। और इस भारत पर इस्लामिक कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले लोग हमारे यहां मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। और अब पुलिस उन तक धीरे धीरे पहुंच रही है। ये इनकी सोच के बारे में और ये किस हद तक एक्टिव हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल चुके हैं। आप जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है ताहिर। ये ताहिर न सिर्फ ग़ज़वा-ए हिंद का ख्वाब देखता है, बल्कि इसने इसके लिए एक बड़ी साजिश भी रची। और ये खुलेआम कहता है ग़ज़वा-ए हिंद प्रोफाइल बनाने का मकसद है वायलेंस करना, हिंसा फैलाना। लेकिन यह अकेला नहीं है, जिसे हम अंग्रेजी में लोन वुल्फ कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहकर इस बात को हल्के में उड़ा देते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है, उसकी सोच खराब हो सकती है, ये रेडिकलाइज हो गया। जी नहीं, ये अकेला नहीं है, इसके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे। ये लोग भारत में 2023 तक डायरेक्ट जिहाद की कॉल देते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने जिनमें सैकड़ों लोग हैं। कहां के लोग? भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, यमन के लोग और तमाम गल्फ कंट्रीज के लोग उसमें शामिल हैं। और सबका ख्वाब क्या है? भारत पर इस्लामी परचम लहराना। यह बात हम आपको पुलिस के द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर कह रहे हैं। यह व्यक्ति बिहार से पकड़ा गया है, पटना से पकड़ा गया है। आपने देखा होगा, कल ही पुलिस ने जो खुलासा किया था, पीएफआई के बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जो लोगों को ट्रेनिंग देते थे हथियारों की, और उनका ख्वाब यह था कि 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है। यह शख्स पीएफआई से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसी खोज के सिलसिले में पुलिस इस तक भी पहुंच गई। और इसके फोन से ऐसे सबूत मिले जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप का ये एडमिन है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। इस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। 181 सदस्य इसमें, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब मिला करके एक दूसरा ग्रुप बना रखा है। उसका नाम रखा है डायरेक्ट जिहाद, 2023 डायरेक्ट जिहाद। ऐसी एक तस्वीर अभी आपके सामने आएगी जिसमें नक्शा भारत का है और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी है। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी ये सोच रखता है और इसके लिए साजिशें रच रहा है और लोगों को रिक्रूट कर रहा है और लोगों को शामिल कर रहा है अपनी इस मुहिम के अंदर। और पुलिस का कहना है कि बहुत बड़ा खुलासा इस व्यक्ति के द्वारा इसके पकड़े जाने के बाद हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें ये शख्स पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान के नक्शे पर लगाकर आपको दिखाई देता है। अब जरा हम आपको इसके मुंह से ही सुनवा देते हैं कि इसकी मंशा क्या थी, ग़ज़वा-ए हिंद क्या है और ग़ज़वा-ए हिंद के जरिए यह ताहिर नाम का शख्स क्या करना चाहता था। कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस किया था ग़ज़वा-ए हिंद के ऊपर, वायलेंस मतलब फैला रहा था ग़ज़वा-ए हिंद के नाम। ग़ज़वा-ए हिंद के जरिए वायलेंस फैलाना चाहते थे। अब आपको दिखाते हैं कि इसके फोन में जो ग्रुप्स थे उसमें आखिर क्या क्या मिला। तस्वीर आप देखिए जिसका जिक्र एसएसपी ने भी किया है आज। ग्रुप का आइकन जिसमें भारत के मैप के ऊपर पाकिस्तान का झंडा चिपकाया गया। दूसरी तस्वीर में ग्रुप का नाम ग़ज़वा-ए हिंद है। तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, ग्रुप चैट, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। देखिए, ग्रुप चैट में लिखा है अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। उसके नीचे लिखा है खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। खिलाफत, एक और शब्द, ग़ज़वा-ए हिंद और खिलाफत, इस पर हम डिटेल में आज आपसे बात करेंगे। पटना पुलिस लगातार दरअसल इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस ग़ज़वा-ए हिंद वाले ग्रुप की एक एक डिटेल बताई, आप सुनिए। ये व्यक्ति ग़ज़वा-ए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है,
पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से, और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था। और ये कोई सिंगल ग्रुप नहीं है, ऐसे बहुत से ग्रुप थे। एक और ग्रुप जिसे ताहिर हैंडल कर रहा था, इसमें पाकिस्तानियों के साथ बांग्लादेशी भी मेंबर थे। इसका एजेंडा भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। गजवा हिंद का ख्वाब दहशतगर्दी करना, ऐसा इन लोगों का मंसूबा था। लेकिन कई ऐसी नामी शख्सियतें हैं जो गजवा हिंद पर खुलेआम बयान भी दे चुकी हैं। जो लोग भारत में गजवा हिंद के नाम पर हंस दिया करते हैं या कहते हैं कि यह तो बस कोई किताबी बात है, हम आपको आज सुनाना चाहते हैं एक बड़ी सेलिब्रिटी की बात। पाकिस्तान के जाने माने तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी एक बार इसी गजवा हिंद का जिक्र किया था, कश्मीर पर कब्जे की बात कही थी। तब यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था और तब पाकिस्तान के एक नामी गिरामी शख्स के मुंह से गजवा हिंद का नाम सुनकर लोग चौंके थे। फिर यह भी साथ लिखा कि आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद मंगोल्स जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे, उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हमारे साथ जो पहले मेहमान जुड़े हैं तारिक फतेह साहब, उनका स्वागत करना चाहते हैं। तारिक साहब, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैंने कितनी बार आपसे बात की है, कितने शोज किए, कई बार ऑडियंस के सामने आपसे बात की, और आपने ये गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट के बारे में कई बार लोगों को बताने की कोशिश की कि ये कितने लोगों के जहन में है और कितने लोगों का ख्वाब है। भारत में लोग इस पर हंस दिया करते हैं कि अरे किताबों की बातें हैं, कभी किसी ने कह दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई कुछ कर देगा या हो जाएगा। हैरानी हो रही है, आज हिंदुस्तान के अंदर पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और अरब कंट्रीज के लोगों को मिला करके गजवा हिंद के नाम पर एक्टिविटीज करना चाहते हैं। आज लोग आपके मुंह से जानना चाहेंगे क्या है गजवा हिंद। देखिए, गजवा हिंद जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, ये एक कॉमन थीम है कि एज मुसलमान हमारा रोल क्या है भारत, और वो ये है कि जब तक हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर शहर मुसलमान नहीं होगा और हर हिंदू छोड़निया किया जाएगा, उस वक्त तक रोजे कयामत यानी एंड ऑफ टाइम वो नहीं मुमकिन है। तो यानी 2 फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ से, मुस्लिम से, एक गजवा हिंद पर, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, दुनिया खत्म, हम मुसलमान हैं, वो अपनी फ्लाइट कनेक्ट लेके जन्नत की तरफ जाएंगे। तारिक साहब, आप ना ऑडियो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पीछे होकर अगर आप बैठें, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लास्ट हो रही है। ठीक, ओके। तो ये चाहे मजाक में लोग समझेंगे, ये फाउंडेशन प्रिंसिपल है हमारा। आपको मैं ये कहूं कि साहब ये क्या है, और कौन सुन रहा है? अगर मुसलमान ही बैठे हैं तो वो ईमानदारी से बात, अगर आप लोग बैठे होंगे तो वो हंस देंगे और कहेंगे अरे क्या मोहम्मद बिन कासिम के भाई थे राजा दाहिर से, क्या खत्म हो गया गजवा हिंद।
लेकिन ये डबल स्पीक जो है ना, किसके सामने क्या बात करनी है, दिस इज आवर फेलियर एंड दिस विल, क्योंकि हम जब तक गज़वा हिंद में बिलीव करते हिंदुस्तान जी को अपना समझ। सर, आपकी बात कुछ समझ में आई, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। तारिक साहब, मैं इसको ठीक करा रहा हूं, 2 मिनट मुझे आप दीजिएगा, मैं आपके पास फिर दोबारा आऊंगा। देयर इज सम प्रॉब्लम। तारिक फतेह बता रहे हैं कि ये गज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट जो है आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है और लोग इसके बारे में खुलकर बोले न बोलें, लेकिन यकीन इसके बारे में बहुत सारे लोग करते हैं। मैं और मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ रिजवान अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, और अतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज एक इस्लामिक स्कॉलर की भूमिका में। मैं शहजाद आपके पास आना चाहता हूं। ये जो आज बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने जो ये जिस व्यक्ति को पकड़ा है, ताहिर नाम के शख्स को, और इसने जो अपने मंसूबे बताए हैं और जिस किस्म के लोगों के साथ ये कांटेक्ट में था, ग्रुप का नाम ही है गज़वा हिंद, डायरेक्ट कॉल टू जिहाद इन 2023। इस किस्म की मानसिकता के लोग हमारे यहां पर हैं, ये सोचकर ही शायद आज कुछ लोग जो हैं वो आश्चर्य में होंगे। सौरभ जी, मैं पहले कुछ व्यापक दृष्टि से बातें रखना चाहता हूं। जो आज ये भांडाफोड़ हुआ है, पिछले 2 दिन से हम जो देख रहे हैं, इसकी परिभाषा की जाए तो ये INC मानसिकता है, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ लोग समझेंगे ऐसे। INC का मतलब है इस्लामो नाजी कॉकस, जिसको मैं कहता हूं भड़काओ बहकाओ कमेटी। ये भड़काओ बहकाओ कमेटी किस स्टेज पे काम करती है? एक तो ये सिंपथाइज, हम आपके कॉज से सिंपथाइज करते हैं, जैसे वोट बैंक की राजनीति में करते हैं। सेकंड स्टेज है रेडिकलाइज, उनको फिर पट्टी पढ़ाना कि देखो ये सब आपके खिलाफ है, ये सौरभ आपके खिलाफ है, ये हिंदू आपके खिलाफ है। फिर उसके बाद मोबिलाइज, जैसे हमने देखा है शाहीन बाग में भी एक इस्लामिस्ट नैरेटिव पे मोबिलाइज किया गया। फिर आता है वेपनाइज, विक्टिमहुड को वेपनाइज करना। अरे आपके साथ 400 साल पहले ये हुआ था, अरे देखो वो हुआ था। वेपनाइज करना कि अब आपको बदला लेना है, बस अब आपके पास कोई तरीका नहीं बचा, जिहाद बोलना है। और फिर आखिरी में आता है टेरराइज, और इसमें एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है कि डिवाइड करो। मतलब कि एक तरफ तो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, सिंपथाइज, रेडिकलाइज, मोबिलाइज, ट्रेन, वेपनाइज, मोबिलाइज और वेपनाइज, और दूसरी तरफ आप जो बाकी की समुदाय है, भारतीय हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं। अरे तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ट्राइबल हो, तुम ये हो। तो ये एक लॉन्ग सोची समझी स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं कहता हूं INC, इस्लामो नाजी कॉकस। और मुझे लगता है आज भी इसका बचाव किया जाता है। अभी ये जो घटनाक्रम हुई है बिहार में, इसके बचाव में CPI ML के MLA कूदा है, कह रहे ये बदनामी करने की साजिश है। आपको याद होगा जब इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल बस्ट हुआ था, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था दिस इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। सिमी पर जब बैन लगा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये तो इनोसेंट बच्चे हैं। याकूब मेमन को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट की। असलम शेख नाम के कांग्रेस के व्यक्ति जो मंत्री बने फिर महाराष्ट्र की सरकार में, उन्होंने कहा कि क्लेमेंसी दी जाए। अफजल गुरु के लिए नारे रखते हैं तो राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। तो ये INC और INC के पीछे खड़ा हुआ हाथ, ये दोनों को आज चिन्हित करके एक्सपोज करना, वरना ये इस्लामिक स्टेट, इंडियन स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी राजनीतिक एक रोडमैप और टूल किट और डॉसियर आपके सामने खड़ी है। नहीं, और बिल्कुल, और ये अब तो ये प्रमाणित है। अगर वहां से पर्चे मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे हैं, और सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई कह देगा कॉन्कॉक्टेड है। जब कल PFI की बात हुई, सबने कहा कि पुलिस ने डॉक्यूमेंट बना करके, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके डाल दिया है केवल, जिसमें लिखा था कि 2047 में हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे भारत को। यहां तो जो व्यक्ति जो गज़वा हिंद करना चाहता है, वो इंडिया टीवी के माइक पे बोल रहा है कि मैं गज़वा हिंद के नाम पर वायलेंस फैलाना चाहता था। इसको कोई कैसे बचाएगा इस आदमी को? तारिक साहब, अगर अपनी बात आप कंप्लीट कर लें प्लीज, पहले आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। जी, होप इट इज क्लियर। देखिए, ये इसको मजाक समझ के अब तक काउंटर नहीं किया किसी ने। और एक जिस चीज की एब्सेंस है कि जैसे हमारे यहाँ तो मुसलमान भाई हैं जो समझदार हैं, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ताकि वो इसको कन्फ्रंट करे। इंडिविजुअली अब बहुत पानी ऊपर चढ़ गया है। ये हर मुस्लिम सोच हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म की तरफ है।
वो लोग जो चाहते हैं कि जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और पहले हिंदुस्तानी हैं फिर मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है। इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर चाहे आप बॉलीवुड के थ्रू करिए, स्टेज ड्रामा से करिए, जर्नलिज्म में करिए, कमेंट्री लिखिए, और कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खड़े होके कहे कि जो गज़वा हिंद कहेगा वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज हेट लिटरेचर और हेट क्राइम, तब जाके ये सुधरेंगे। वरना हर शख्स माइक या टीवी के सामने कुछ और बोलता और घर के अंदर कुछ और मैं बोलता। आपसे दो सवाल है मेरे, तारिक साहब। एक तो सबसे पहले तो ये बताइए, आज भी लोग आएंगे ये कहने के लिए कि ये जो ताहिर पकड़ा गया, अरे भाई एक लड़का था, रेडिकलाइज हो गया, इसको पूरी कौम के ऊपर मत थोप। पूरी कौम के ऊपर कोई थोप भी नहीं रहा और कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सोच है कितनी वाइड स्प्रेड? दिस इज टोटली वाइड स्प्रेड। देखिए, एक मुस्लिम प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, इस्लामिक प्रिंसिपल, जिस सरजमीन पे मुसलमानों ने एक दफा हुकूमत की हो, उस जमीन को कभी मुसलमान छोड़ नहीं सकता। तो दो मुल्क ऐसे हैं, एक हिंदुस्तान और एक स्पेन, जहां पे इस्लाम का रूलरशिप थी और वो हट गई वहां से। तो आज तक लोगों के ड्रीम वर्ल्ड के अंदर यही है कि एक और जिब्राल्टर होगा, जबल अल तारिक, और फिर ईसाइयत को स्पेन से हटाया जाएगा। और हिंदुस्तान में ये पता नहीं हिंदू कहां से आ गए, क्योंकि पहला शख्स तो हजरत आदम था, वो मुसलमान था। हिंदू पता नहीं कहां से आ गए इंडिया में। ये आम बहस मैं सुनता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू क्यों है, लेकिन आपसे थोड़ी कोई कहेगा। मजमे में कह दे आपके वो जो आपके ऑर्गेनाइज डिबेट, इसमें ऑडियंस हो, उस पर कोई बावटा कह देगा, लेकिन इट इज बीइंग वेरी केयरफुली इनकल्केटेड कि जिन्ना साहब फोटो लगी रहेगी अलीगढ़ में, कोई नहीं हटा सकता। आप बात कर ही नहीं सकते किसी चीज में कि अब्दुल कलाम आजाद ने क्या गड़बड़ की। कोई बात कर ही नहीं सकता कि गलतियां कहाँ हुई या कौन हमें बेवकूफ बना रहा है इस्लाम और मुस्लिम के ताल्लुक से। वरना ये देवबंद क्यों बैठा हुआ है वहां पे, उसका सब्जेक्ट, उसका सिलेबस क्यों नहीं सबके सामने आता? मौलवी क्या पढ़ा रहे हैं? आप जो बात अभी कह रहे हैं वो तो इस पिक्चर में क्लियर है, जो कि इस लड़के के पास से मिली है, जो इसने व्हाट्सएप का अपने इसमें ये पिक्चर लगा रखी थी, जी। नक्शा हिंदुस्तान का, और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगा रखा है। मैं रिजवान अहमद साहब के पास एक बार जाना चाहता हूं, और दो मेहमान जो जुड़े हमारे साथ उनका स्वागत करते हुए। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं और प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। यास्मीन फारूकी जी जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शमीम अख्तर साहब जो हैं एसडीपीआई बिहार प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। रिजवान साहब, आपको हैरत हुई है जो कुछ बातें आज पटना में इस लड़के ताहिर के हवाले से पुलिस ने बताई हैं, गज़वाए हिंद का ख्वाब, 2023 डायरेक्ट जिहाद की कॉल? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं साहब, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होती कि इतनी करीब से आईना देखा है कि मुझे हालात जो भी आप लोगों को जैसे भी लगते हैं, मुझे बड़े नॉर्मल लगते हैं, और मैं बड़ी नॉर्मली, बड़ी कैजुअली बात करता हूं, मुस्कुरा के। मैं बिल्कुल चिंतित नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है क्या होगा और क्या होता आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, तारिक भाई को पता नहीं, उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, मेरी उन तक जा रही है नहीं जा रही है। मैं उनकी गज़वाए हिंद की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, कैलकुलेट करते रहिएगा, मैं थोड़ा सा बोलता रहूंगा। गज़वाए हिंद का नारा का अगर ये बात आई, ये हदीस आई, ये आई कब? ये आई 1400, 1200, 1300 साल पहले। हदीस 1400 साल पहले की, हिंद हम आज का मान लेते हैं 2021 का। ये हम लोग एक फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं, जबकि हदीस है तभी का हिंद मानो ना। गज़वाए हिंद 50% पूरा हो चुका है प्रभु, पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक अगर श्रीलंका और नेपाल में हटा दूं तो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता। 70 लाख में 6.5 लाख निकल गया अफगानिस्तान का, 8.5 निकल गया पाकिस्तान का, 2 निकल गया बांग्लादेश का, और 19 निकल गया इंडोनेशिया का।
ये पुराने सिर्फ 1000 साल की बात कर रहा हूं मैं। अब बचा कितना भारत के पास, ये कैलकुलेट कर लीजिए, 33 लाख वर्ग किलोमीटर आज की तारीख में जब आप गूगल करेंगे एरिया ऑफ इंडिया। टोटल कितना था, 70। तो 52% तो गजवाए हिंद हो गया प्रभु। ये क्यों चक्कर में लोग पड़े, कब होगा कब होगा कब होगा। तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन गजवाए हिंद 1000 साल से जारी है और अभी भी जारी है। और अब इसका तरीका बदलेगा। जैसे कभी तलवार आई, कभी सूफिज्म आया, कभी कुछ आया। अब आने वाले वक्त में पॉलिटिकल बैलेट की लड़ाई होगी। बैलेट से गजवाए हिंद एक्सपैंड होगा। 2000 मैंने इस पर पिछले 15 दिन में मैं लगा हुआ हूं। आज हमारी जो महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है काशी की, वहां की एक प्रोफेसर से मेरी पौन घंटा फोन पर बात हुई। उन्होंने पॉपुलेशन पर पीएचडी कर रखी है। सौरभ भाई, आपको भी उनका नंबर दूंगा, बड़ी ज्ञानी महिला हैं। 2050 तक ये भूल जाइए, दुगनी आबादी मेजॉरिटी, मुस्लिम आबादी इस देश में 25% होगी। बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ओनली 25%। लेकिन कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतनी 25% काफी होगी जो आज 15 है। और थोड़े दिन बाद जब ये बढ़ के 28-29% की तरफ जाएगी तो आने वाले 50-60 साल में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। इसको भी आप गजवाए हिंद मान के चलिए। 52% पूरा हो गया है। आगे बंटवारा करके नहीं होगा, आगे पॉलिटिकली होगा, संविधान में बदलाव ला के होगा, आबादी और वोट बैंक के आधार पर होगा, लेकिन वो गजवाए हिंद। आप जो कह रहे हैं ये तो जो पुलिस ने बताया कि एसडीपीआई के पीएफआई के, माफ कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे 11 तारीख को, उसमें यही बात लिखी गई थी कि 2047 तक पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होगी। उसी वो जो आप कह रहे हैं कि गजवाए हिंद जो है, बाखुदा बता रहा हूं मैंने नहीं पढ़ा, बाखुदा बता रहा हूं मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल ये अगर बात लिखी है 100% सही लिखी है। जी हाँ, उसमें यही लिखा है कि 2047 तक हमें सत्ता अपने हाथ में लानी है। और उसमें और फिर खुल के कहते हैं कि वो फिर एक इस्लामिक मुल्क माना जाएगा। बहरहाल, ये जो आज रागी साहब, ये जो शख्स पकड़ा गया, पीएफआई वाली बहस में भी आप थे उस वक्त, वो 2047 का टारगेट दे रहे हैं। इसके मंसूबे कुछ और खतरनाक हैं। ये गजवाए हिंद तो कहता है ये डायरेक्ट जिहाद की कॉल भी देता है। 2023 में डायरेक्ट जिहाद होगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके ग्रुप में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 2023 में खिलाफत का ऐलान, खिलाफत भी समझा दीजिएगा, खिलाफत का ऐलान भारत का मुसलमान करेगा। देखिए सौरभ जी, जैसा रिजवान जी कह रहे हैं, बाकी आपके दर्शकों को हो सकता है, और आपको भी जब मैं कहता था तो आप हमसे यही कहते थे, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप। कई चैनल के लोग, एंकर यही सवाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक करते हैं। मैं इस देश के हिंदुओं को ये बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी गर्दन को शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जमीन में गाड़ दें तो खतरे खत्म नहीं हो जाते हैं। जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। 200 ऐसे जिले हैं जो आज के दिन में मुस्लिम बहुल जिले इस देश में हो चुके हैं। 23% जब आबादी थी मुसलमानों की इस देश में, तो इस देश पर विभाजन थोप दिया गया था। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का क्या कुछ नहीं होगा, अरे कहाँ यार, या तो इतिहास को तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो उससे प्रेरणा या निष्कर्ष नहीं लेते हो, या तुम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन घुसेड़ करके, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उसके लिए हम LIC की पॉलिसी गाड़ देते हैं, हम कई के घर बनाते हैं, कारें खरीदते हैं, लेकिन इस देश का हिंदू समाज अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस आग की भट्टी में और जलालत में झोंकने जा रहा है, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। 70 साल पहले हमारे देश में अमन हो जाएगा, इसलिए इस देश के तथाकथित नेताओं ने देश पर विभाजन थोपा और विभाजन को स्वीकार कर लिया। आपको नोआखाली बर्दाश्त नहीं हुआ, आप में लड़ने की ताकत नहीं थी, आपने बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान खड़ा हुआ, सब चीज हो गया।
और रिजवान भाई ने तो बहुत बता दिया आपको कि कितना हो चुका है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आजाद भारत में भी हो चुका है। 200 जिले आपके मुस्लिम बहुल जिले हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जैसी नेता जो पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों के आने के विरोध में कागज फाड़ रही हो, वो महिला कहती है कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाएंगे, रोहिंग्याओं को बसाएंगे? आपको ऐसे ही लगता है? इसलिए लगता है कि वोट की कीमत वो जानती है, वो ताकत जानती है। यदि आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट 1998 का पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देश का मुसलमान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों को इसलिए बसाने का काम किया, उनको 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 वोटिंग राइट्स दिलाने का, उनको सारे समर्थन देने का, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े। जनसंख्या बढ़ता है तो राजनीतिक विमर्श उनके हाथ में आएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो कल्चरली वो डोमिनेट करना शुरू करेंगे, और डोमिनेट ही नहीं, एक दिन आप उनके 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 साये के अंदर होंगे। आपने बंगाल का उदाहरण नहीं देखा, कश्मीर का उदाहरण नहीं देखा। और जब हम ये कहते हैं कि जहां जहां हिंदू घटा वो देश टूटा, ये देश बटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य है कि इस देश में 70 साल से ऐसे विषैले और कैंसर के बीज को सेकुलरिज्म के नाम पर पाला गया, पोसा गया, बढ़ाया गया। जब तक आप इस कैंसर को खत्म नहीं करेंगे, और कैंसर को खत्म करने का एक ही उपाय है, मुस्लिम जनसंख्या को रोकिए। दूसरी बात, जो मदरसों और मस्जिदों में खतरनाक इस्लाम की व्याख्या दी जा रही है, आप उसको बैन कीजिए। या आप उस पर आप उनको ये नहीं कहे कि आप काफिर, ये परिभाषा, ये जिहाद क्या है साहब? हमारे सारे मित्र आकर के इसी टेलीविजन स्टूडियो में कहते हैं अरे आप जिहाद की गलत व्याख्या करते हैं, अरे आप गलत क्या। अरे भाई, खिलजी से लेकर के गौरी से लेकर के किसका किसका मोहम्मद बिन कासिम क्या नाम ले, जब वो कहते थे कि मंदिरों को तोड़ते थे और हिंदुओं को मारते थे, तो वो यही तो कहते थे कि हमने काफिरों की हत्या की है, हमने उनके मंदिर ध्वस्त किए, हमने इस्लाम की बड़ी सेवा की है। और इस देश का हिंदू, मैं तो कहता हूं वो बुज़दिल है, वो कायर है, इस आने वाले खतरे को वो देख ही नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अपने भविष्य के लिए कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हो, अभी भी सोचने का वक्त है, नहीं तो तुम्हारे हाथों से निकल जाए। ये लड़ाई यदि आपने तय किया तब आप जीतेंगे। यदि लड़ाई ये तय करते हैं, जमीन ये तय करते हैं, समय ये तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई आप हारेंगे। मेरा सवाल ये है कि ये जो आदमी पकड़ा गया, जो गज़वाए हिंद जिसका ख्वाब था, ये गज़वाए हिंद की फिलॉसफी ये मानता था, उस पर काम करना चाहता था, आपने आबादी का इशू उठाया। तो अगर मुसलमान आबादी हमारे देश में बढ़ रही है, कई जिलों में आपने कहा कि 20% से ऊपर हो गई है, 25% हो जा रही है कई जगहों पर, तो क्या वो कैलकुलेटेड इस सोच के साथ है, या आबादी जो एक ऑर्गेनिक किस्म की बढ़ोतरी होती है आबादी में? कहीं भी आबादी तो हर वर्ग की बढ़ रही है हमारे। मैं आपको बताता हूं, देखिए तारिक फतेह साहब भी हैं और रिजवान साहब भी हैं, इन लोग दोनों इस्लाम पढ़े हुए हैं, और सौभाग्य से मैंने भी पिछले 2 साल से इस्लाम का स्टडी किया है। बट एक चीजें जो है वो बहुत सामान्य है, जो सबको पता है। इन लोगों को दारुल हरब और दारुल इस्लाम, वो इस्लाम के शासन को लाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। कन्वर्जन उसका हिस्सा है, लव जिहाद उसका हिस्सा है, जनसंख्या वृद्धि उसका हिस्सा है। जनसंख्या पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है साहब, आप इसको बड़ा गलतफहमी में, क्रिश्चियन मिशनरीज ने पूरा कन्वर्ट करके पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट खत्म कर दिया आपके हाथ से। यह भी तो वही है। आखिर जनसंख्या यदि मुसलमानों की नहीं होती, जहां बहुसंख्यक नहीं होते, तो क्या पाकिस्तान बन जाता? नहीं बना, नहीं बनता। कश्मीर के अंदर लड़ाई किन हिस्सों में हो रही है? लद्दाख में टेररिज्म नहीं है, जम्मू के हिस्से में टेररिज्म नहीं है, वायली में ही क्यों टेररिज्म है? कभी आपने सोचा है इस बारे पे? केरला के अंदर ही क्यों है? और अरे हमारी बात तो नहीं मानते हैं, मत मानो। अच्युतानंदन ने क्या कहा था पीएफआई को लेकर के? कहा कि 20 सालों के अंदर केरला को मुस्लिम स्टेट कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसे कैसे मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं? अच्युतानंदन ने खुल करके कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने उनसे पकड़े हैं, ये उससे हमको पता है
बहुत सारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, उससे हमको पता है कि इनके तार जुड़े हुए हैं। पीएफआई का तार जो है जमाते इस्लामी पाकिस्तान, जमाते इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ये क्या पता नहीं है लोगों को? वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे देश के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, वो कभी इनको स्वीकार समझ में नहीं आ रही कि खतरे क्या है। नहीं, एसडीपीआई से बैठे हमारे साथ बिहार के अध्यक्ष। जब पीएफआई की बात आई थी तो आपने कहा था पीएफआई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो डॉक्यूमेंट इसमें 2047 में इस्लामिक राष्ट्र की बात आई, तब आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। शमीम अख्तर साहब, आज तो वो लड़का कैमरे पर हमारे बोल रहा है मैं गज़वा-ए हिंद करना चाहता हूं। बोलिए, ये सोच नहीं है देश में? आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं तारिक फतेह साहब, मैं तारिक फतेह साहब के साथ डिबेट नहीं करना चाहता। मत करो, ठीक है। आपके टीम मेंबर्स को हमने पूछा था पैनलिस्ट का नाम, उन्होंने नहीं बताया। नहीं, ठीक है, ये मुद्दत लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हम ठीक है। थैंक यू शमीम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सौरभ जी, हाँ जी, लेट मी कंप्लीट। हाँ बोलिए। ये ना करो भाई, अहमद साहब, भारत खतरे में पड़ जाएगा, डिबेट छोड़ के मत जाओ भाई। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ, और ये मेरी पहली और आखिरी डिबेट है तारिक फतेह साहब। नहीं, सवाल किया तो जवाब तो देना बनता है। ठीक है, नहीं, हमको मरूम रहने दो। आप एंकर नहीं। अरे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। शमीम अख्तर, सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, आपने जो कहा कि जिस लड़के ने आज अरेस्टिंग दी है, अरेस्टिंग हुई है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आपने पाया, प्रशासन ने पाया कि गज़वा-ए हिंद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 81 लोग शामिल हैं। वो ताहिर कौन है? सबसे पहले तो हम जानते नहीं उसे। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर उसने गज़वा-ए हिंद लिखा है, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी जो है मजम्मत करते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हजारों ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े हैं। आप हिंदू सेना, आप राम सेना, आप शिव सेना, हजारों सेना, जिसमें ऐसी बातें रोज मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, अकलियत को, दलितों को मारने की, काटने की। अरे शमीम अख्तर साहब, वो तो शमीम अख्तर साहब, सुन लीजिए सर, शमीम अख्तर साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ पहले। अरे आप जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल से भाग रहे हैं। ये आदमी पाकिस्तान के लोगों, सुन लिए, पूरी हकीकत जानिए। पाकिस्तान के नंबर से ग्रुप बनाता है, पाकिस्तानियों को उसमें जोड़ता है, बांग्लादेशियों को जोड़ता है, यमन के लोगों को जोड़ता है। क्या काम है उनका इधर? हिंदुस्तान के झंडे पे, हिंदुस्तान के नक्शे पे भारत का झंडा लगाता है। किससे तुलना करेंगे? सौरभ शर्मा जी, ये जांच का विषय है, एजेंसी जांच कर रही है। हर चीज आपके लिए जांच का विषय हो जाती है। जब पीएफआई की डॉक्यूमेंट में कहा जाता है 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो वो फेक है। आज लड़का अपने मुंह से कैमरे पे बोल रहा है, तो उस पर आपको फिर हिंदू संगठन याद आ जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे सीधी बात कीजिए। मेरे मुंह के अंदर एजेंसी की जबान नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, आज जो सरकार है वो हिंदू हृदय सम्राट, आज संघ की सरकार है। तो क्यों भाजपा के लोग, क्यों आरएसएस के लोग, क्यों संघ परिवार के लोग खौफजदा हो रहे हैं? हम अकलियत के लोग हैं भाई, हम मजलूम लोग हैं भाई, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादतियां हो रही है। हम मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे। अरे वो कर रहा है, करेंगे। आप क्या करें? हम करेंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, वो तो कर रहा है भाई। जो कर रहा है उसको तो बोलिए कर रहा है। मैं उसकी कहां समर्थन कर रहा हूं? हाँ, हमारी पार्टी कर रही तो है। आप क्यों जनरलाइज कर रहे हैं? सबको क्लीन चिट मत दीजिए ऐसे। अगर बात, सौरभ जी, अगर बात उस पे हो रही है मुस्लिम राष्ट्र पे, तो हिंदू राष्ट्र पे भी बात होनी चाहिए। किसने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कल ही चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र है। आपकी पीएफआई का यूट्यूब पर जाइएगा शमीम साहब, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा इसके बाद। यूट्यूब पर जाइएगा, दर्शकों से भी कह रहा हूं। सुन ले, हो गया जवाब सर, हो गया जवाब। कुछ साल पहले इनकी जो संस्था है पीएफआई, जिससे आज ये नाता तोड़े बैठे टीवी पर कि हम पीएफआई से नहीं जुड़े हैं, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। और उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पीएफआई के केरल के लोगों ने यह साफ बोला, जब पूछा गया कि आपका मकसद क्या है, तो उन्होंने बोला हमारा मकसद है हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना। यह साफ बोला स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पीएफआई के लोगों ने। यूट्यूब पे पड़ा है, अभी जाके देख लीजिए। और फिर पूछेंगे शमीम साहब से फिर क्या कहते हैं उस पर। ये तारिक साहब से आपको आपत्ति हो रही थी, मैं तारिक साहब के पास ही जा रहा हूं अब जी, उसके बाद आपके पास आता हूं शहजाद जी। तारिक साहब, एक शब्द इस लड़के ने और इस्तेमाल किया, खिलाफत। ये गज़वा-ए हिंद और खिलाफत एक ही बात है क्या? सर असल में
कुछ हमारे मुसलमानों को बड़ा ये दुख रहता है कि खिलाफत दुनिया भर में चली, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ खिलाफत मूवमेंट चली। यानी तुर्की के अंदर अलग खलीफा, अरब के अलग खलीफा, नॉर्थ अफ्रीका के अलग। ये हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ रहते थे तो इसकी तकलीफ पड़ी है इन लोगों को। तो अब ये चाहते हैं कि इनका भी कोई उर्दू निफासत से उर्दू बोलने वाला, कोई चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनने वाला एक आ जाए, खलीफा बन जाए, चौंकड़ी मार के लखनऊ में बैठ जाए और वो हुक्म दे कि काट दो आर्मीनियंस को। जैसे 10 लाख आर्मीनियन को ज़िबा किया तुर्किश खिलाफत ने, या आपके कुर्दिश लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इन सबका एक मकसद है कि वह हिंद इम्प्लीमेंट सिवक होगा जब खिलाफत होगी। और गांधी फंस गए, खिलाफत मूवमेंट चलाने लग गए। उन लोगों को सोचिए जिन्होंने कहा कि हम अपने आप को दफनाएंगे नहीं जहां बरतानिया की हुकूमत है, और जाके कहां दफन हुए? ब्रिटिश पैलेस्टाइन में। तो पता ही नहीं। सर हमारी लीडरशिप इतनी वो है, पुअर अंडरस्टैंडिंग वाली है कि क्योंकि मदरसों से निकली हुई है, उनको दुनिया का नहीं पता। अब भी समझते हैं कि सूरज मक्के से आएगा एक दिन और उससे क़यामत आ जाएगी। जी, देयर इज नो रीजन। ये तो घोड़ा उड़ता है ठीक, इनका। ठीक, ये तो ठीक। उसकी उड़ रहा है। तारिक साहब समय खत्म हो जाएगा, बस जरा एक मिनट, एक बार जरा शहजाद क्योंकि चर्चा में छूटे हुए हैं उनको मैं लाना चाहता हूं। अभी आपने सुन लिया, जब सीधी बात पूछी जाए तो जांच एजेंसी बताएगी, फिर जांच एजेंसी पे उन्हें भरोसा नहीं, फिर पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं, जो आदमी कैमरे पे बोल रहा है उसकी बात पर भरोसा नहीं। शहजाद सौरभ जी, इनको तो जब सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करती है अफजल गुरु और याकूब मेमन को, तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। जब 3 तलाक का फैसला आता है, हिजाब का फैसला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी फैसला नहीं है। पर मैं आपको जो पहली कड़ी में बता रहा था, सिंपथाइज, रेडिकलाइज, मोबिलाइज, वेपनाइज, इसमें एक छूट गया, नॉर्मलाइज। और मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जब सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, मुझे बताना, ये यहां पर मोहम्मद अतीक भी बैठे हैं और ये शमीम भी बैठे हैं, क्या ये कंडेम करते हैं कमलेश तिवारी की हत्या को आउटराइट विदाउट कंडीशंस कि ये नहीं होना चाहिए था? जब ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहां लग रहा था? शाहीन बाग के आंदोलन में, जिसको ये बताते थे सेकुलर आंदोलन है, कह रहे थे सेकुलर मूवमेंट है अगेंस्ट कम्युनल सीए, याद होगा आपको, से इट इन द बैरिकेड, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये नारे लग रहे थे। क्या उन्होंने कहा कि ये सेकुलर मूवमेंट में ये नारे नहीं लगने चाहिए? नहीं कहा। इनसे पूछे, जब लाउडस्पीकर और हिजाब के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह से आए, क्या उन्होंने माना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, इसको माना जाए? नहीं माने। इन्होंने कहा कि हम तो आंदोलन करते रहेंगे, हमारा अधिकार है कि हमारे पास ये राइट रहे जी। इनसे पूछे, जब ममता बनर्जी कहती हैं कि जिहाद होगा एक पार्टी के खिलाफ, क्या उन्होंने कंडेम किया इस शब्दावली को? जब कुछ लोग जाकर औरंगजेब के चरण स्पर्श करने चले जाते हैं, क्या इस प्रकार के नैरेटिव? एपीजे अब्दुल कलाम के मकबरे पर कोई नहीं जाता, औरंगजेब के कब्र पर चले जाते हैं। ये है, ये इनकी मानसिकता है। और आखिरी में देखिए, एक और उदाहरण देता हूं, बड़ा मजेदार उदाहरण है कि अभी जो झारखंड में हो रहा है, आप देखिए झारखंड में कुछ जिले हैं, वहां पर झारखंड की सरकार ने फ्राइडे ऑफ कर दिया है। सोचिए, संडे का ऑफ डिपार्टमेंटल है, अब वहां पर फ्राइडे ऑफ होगा। सरकारी स्कूलों में कुछ अंश जो यहां पर कहे जा रहे हैं, हालांकि मैं उसका चर्चे का हिस्सा नहीं था, परंतु कुछ अंश जो कहे जा रहे हैं उनको डिनाई करना भी मुश्किल हो रहा है। और इसकी जवाबदेही शमीम और अतीक जैसे चले गए वो। मैं अभी नहीं तो उनको एक वीडियो आज का और दिखा देता। रिजवान साहब के पास ही आ रहा हूं। पीएफआई के नेता के लीडरशिप में आगे आगे चल रहा है वो, और नारा लगा रहा है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ब्यावर अजमेर में 10 जून का वीडियो आज ही हमने इंडिया टीवी पर दिखाया है। कह दे पीएफआई वाले हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। जी रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, जो साइंटिस्ट होता है, कई ऐसे किस्से हुए हैं कि लोग उस पर हंसे हैं, फिर 50 साल बाद 100 साल बाद उस गरीब की बात सुनी गई है। वैसे मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे वो सोशल हो, मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन मैंने आपके डिबेट में एक बात बताई थी कानून को लेके। पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून और अग्निवीर का कानून, कानून ही मान लेते हैं चलिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अग्निवीर, ये दोनों अगर जल्दीबाजी में और गलत ड्राफ्ट होके इस देश में आ गए और हिंदू को यह समझ में आ गया एक बच्चा करने पर प्रमोशन भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी, और बत्ती का बिल कम हो जाएगा। अग्निवीर और पॉपुलेशन कंट्रोल 50 साल बाद
इस देश के लिए अभिशाप साबित होगा। अभिशाप। मैं सहमत हूं। गवर्नमेंट को दोनों चीजें बहुत सोच के लाना चाहिए। रिफॉर्म के नाम पर जबरदस्ती रिफॉर्म करना कि हम रिफॉर्म करने वाले हैं, नहीं सोचना चाहिए। ये दोनों कानून जब पलट के गिरेंगे इस समाज पर गलत तरीके से लाए हुए, तो हिंदुस्तान लड़खड़ा जाएगा, बता रहा हूं। चले, बहुत सारी बातें हुई आज, और बिहार पुलिस जो काम कर रही है इस वक्त, उससे देश में छिपे हुए इनके लिए तो एक ही चीज है, आस्तीन के सांप, वो सब उजागर हो रहे हैं। अब इनका फन कुचला जाना बाकी है और ऐसे और सांप ढूंढे जाने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे तारिक फतेह साहब का, शहजाद पूनावाला जी, संगीत रागी जी, रिजवान अहमद साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।